जय हिंद। 12th क्लास। चलिए फिजिक्स में आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में अपन स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 5। दो चैप्टर हैं इसके अंदर। पहला है विद्युत चुंबकीय तरंगे और दूसरा है तरंग प्रकाशिकी। विद्युत चुंबकीय तरंगे और दूसरा है तरंग प्रकाशिकी। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगे और तरंग प्रकाशिकी। चलिए देखिए, तो इसकी बात करेंगे, एक एक करके पढ़ते हैं। तो अध्याय है, चैप्टर है अध्याय 5.1, नाम है विद्युत चुंबकीय तरंगे। नाम है विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे, नाम क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगे। चलिए देखिए तो क्या होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। सबसे पहले तो परिभाषा इसी की बनेगी। क्वेश्चन बनेगा विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, इनकी विशेषताएं लिखिए। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये, पहला ही क्वेश्चन कहेगा विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं, इनकी विशेषताएं लिखिए या गुण लिखिए। चलिए देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगे, नाम से ही समझ में आ रहा है, ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों से मिलकर बनी होती हैं। देखिए 3 अक्ष ले रहे हैं अपन, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। ये है हमारी एक्स अक्ष, ये है हमारी वाई अक्ष और ये है हमारी जेड अक्ष। तीनों ही अक्षें एक दूसरे पर लंबवत होती हैं, यानी 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। ठीक है, जैसे किसी मकान का एक कोना देखिए, किसी मकान का एक कोना देखिए, उस पर नीचे जमीन, एक अक्ष एक इधर जा रही होगी और ऊपर पिलर खड़ा होगा, तो वो तीनों अक्षों जैसी दिखाई दे रही, एक एक्स अक्ष, दूसरी वाई अक्ष, तीसरी जेड अक्ष। देखिए एक्स अक्ष पर मान लीजिए तरंग जा रही है। किस तरीके से तरंग जा रही है? देखिए एक्स अक्ष पर लेने वाले हैं तरंग संचरण की दिशा, मतलब इस पर तरंग जा रही है। ये ठीक है, तरंग जा रही है। देखिए तो कैसे, बाय अक्ष की जो तरंग जा रही होगी, एक ही साथ बना दिया है, चलिए कोई बात नहीं। देखिए तो बाय अक्ष पर ले रहे हैं विद्युत क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र की ये तरंग है पहली वाली जो बनाई थी, ये वाली तरंग किसकी है? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र के कंपन होते हैं इस तरंग के लंबवत। अभी बताऊंगा इनका काम क्या है, पहले देख लीजिए चित्र। ये कंपन हो रहे हैं विद्युत क्षेत्र के ऊपर, ये हो गया इसका प्लस वाला भाग और ये इसका माइनस वाला भाग, तो नीचे ये इस तरीके के चित्र। ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, अब ये ऊपर बढ़ा तो प्लस। ये विद्युत क्षेत्र वाला है, बाय अक्ष वाला है, विद्युत क्षेत्र को बाय अक्ष पर लिया है। ठीक है, ये ऐसे ये जा रही, ये हो गया विद्युत क्षेत्र वाला। नीचे जेड अक्ष पर ले रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र को बी से दर्शाते हैं, विद्युत क्षेत्र को ई से दर्शाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तरंग ये है जो जेड अक्ष से शुरुआत हो रही है, इसके ये लंबवत 90 डिग्री पर डैश डैश वाली लाइनों से दर्शा रहे हैं। नीचे शुरू हुई है, ये हो गया माइनस वाला भाग और ऊपर प्लस वाला भाग, डैश डैश से दर्शाना है। विद्युत क्षेत्र का गहरी लाइन से दर्शा रहे हैं और इसके डैश डैश वाली लाइनों से दर्शा रहे हैं अपन। ठीक है, इस तरीके से। चलिए देखिए, तो ये हो गए, अब ये नीचे आएगी। तो विद्युत चुंबकीय जो तरंगे होती हैं, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से मिलकर बनी है। एक्स अक्ष पर तरंग संचरण की दिशा है। क्या है? तरंग संचरण की दिशा एक्स अक्ष पर है, यानी जो हमारी तरंग जा रही है वो एक्स अक्ष पर जा रही है। कहाँ की ओर जा रही है? एक्स अक्ष की ओर। और दो चीजों से मिलकर बनी है, एक विद्युत क्षेत्र से, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र जो है ये लिया है अपन ने कौन से तल में? देखिए एक्स तल और वाई तल, एक्स वाई तल के अनुदिश लिख देंगे। ये एक्स वाई तल के अनुदिश विद्युत क्षेत्र किसके? एक्स वाई तल के अनुदिश है। चुंबकीय क्षेत्र कौन कौन सा तल आ रहा है इसमें? एक्स तल और जेड तल। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? एक्स जेड तल के अनुदिश, एक्स जेड तल के अनुदिश। ये नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्रों से मिलकर बनी होती है कौन सी तरंगें? विद्युत चुंबकीय तरंगें। ये इनका चित्र रहा हमारे पास।
परिभाषा सुनिए क्या होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे वे तरंगे होती हैं जो एक दूसरे के लंबवत तलों में, एक दूसरे के लंबवत तल में, कौन कौन से हैं, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, ये इनकी बात हो रही है एक दूसरे के लंबवत तलों में। विद्युत चुंबकीय तरंगे वे तरंगे होती हैं जो एक दूसरे के लंबवत तलों में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्रों के दोलनों से मिलकर बनी होती हैं। किससे मिलकर बनी है, दोलन, ये दोलन ही कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, दोलन, प्लस माइनस दोलन कहलाते हैं। तो परिभाषा बनी, विद्युत चुंबकीय तरंगे वे तरंगे होती हैं जो एक दूसरे के लंबवत तलों में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के दोलनों से मिलकर बनी होती हैं और ये दोलन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। तरंग संचरण की दिशा के कहाँ होते हैं, लंबवत। देखिए इस तरफ तरंग जा रही है और ये दोलन हो रहे हैं 90 डिग्री पर, ऊपर नीचे हो रहे हैं। फिर से समझ लीजिए परिभाषा बहुत अच्छी तरीके से, विद्युत चुंबकीय तरंगे वे तरंगे होती हैं जो एक दूसरे के लंबवत तलों में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के दोलनों से मिलकर बनी होती हैं और ये दोलन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। फुल स्टॉप। तो ये हो गई परिभाषा। एक बार फिर से समझ लीजिए, विद्युत चुंबकीय तरंगे वे तरंगे होती हैं जो एक दूसरे के लंबवत तलों में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के दोलनों से मिलकर बनी होती हैं और ये दोलन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। फुल स्टॉप। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए, विद्युत चुंबकीय तरंगे वे तरंगे होती हैं जो एक दूसरे के लंबवत तलों में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के दोलनों से मिलकर बनी होती हैं और ये दोलन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। फुल स्टॉप। तो ये हो गई परिभाषा किसकी, विद्युत चुंबकीय तरंगों की। ठीक है, अब विशेषताएं देख लेते हैं या गुण देख लेते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों की। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं विशेषता। पहली विशेषता, विद्युत चुंबकीय तरंगे, पहली विशेषता है कि ये तरंगे दोलायमान या त्वरित आवेशों से उत्पन्न होती हैं। ऐसी चीजों से उत्पन्न होगी जहां पर गति कर रही होगी, जो चीज दोलायमान होगी या त्वरित आवेश होंगे, गति करते हुए आवेश। तो ये तरंगे दोलायमान या त्वरित आवेशों से उत्पन्न होती हैं। पहले से समझ लीजिए, ये तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे दोलायमान या त्वरित आवेशों से उत्पन्न होती हैं। दूसरी विशेषता इनकी, विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। मतलब ये निर्वात में भी गमन कर सकती हैं, वायु, पानी ना भी हो तब भी ये गमन कर सकती हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे निर्वात में भी गमन कर सकती हैं। पहली विशेषता, ये दोलायमान या त्वरित आवेशों से उत्पन्न होती है। दूसरी विशेषता, इनके संचरण के लिए, गति करने के लिए, संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात ये निर्वात में भी गमन कर सकती हैं। तीसरी तरह विशेषता, विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, अनुदैर्ध्य नहीं होती। कैसी होती है, अनुप्रस्थ, क्योंकि इसमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत गति कर रहे हैं इसलिए। ठीक है, अगर तरंग संचरण की दिशा के समांतर गति करते, कैसे गति करते, समांतर, तो वो कहलाती है अनुदैर्ध्य तरंगे। इसमें लंबवत गति कर रहे हैं माध्यम के कण, इसलिए कहलाती हैं अनुप्रस्थ तरंगे। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। ठीक है, चौथी विशेषता, इनकी जो चाल होती है निर्वात में भी इनकी चाल प्रकाश की चाल के बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। निर्वात में भी इनकी चाल प्रकाश की चाल के बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। इतनी तेज गति से गमन कर सकती हैं। ठीक है, चौथी विशेषता। पांचवी विशेषता, ये जो तरंगे होती हैं इनमें परावर्तन, विवर्तन, ध्रुवण, व्यतिकरण का गुण पाया जाता है। ये तरंगे, इन तरंगों में परावर्तन, अपवर्तन, ये तो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, विवर्तन आगे पढ़ेंगे, ध्रुवण आगे पढ़ेंगे, व्यतिकरण आगे पढ़ेंगे, इनमें गुण पाया जाता है। परावर्तन की घटना दर्शाती हैं, विवर्तन की घटना दर्शाती हैं, ध्रुवण की घटना दर्शाती हैं, व्यतिकरण होता है इनमें। तो ये तरंगे परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन और ध्रुवण की घटना दर्शाती है, व्यतिकरण की भी दर्शाती हैं। ठीक है, इसके बाद 5 के बाद छठा, ये तरंगे विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा अप्रभावित रहती है। मतलब जिनसे मिलकर बनी हैं इनके द्वारा अप्रभावित, क्योंकि उदासीन होती, कोई आवेश नहीं, पर उदासीन होती है। ठीक है, फिर से समझ लीजिए विद्युत चुंबकीय तरंगों की पहली विशेषता, एक एक करके पहले फिर से सुन लीजिए। विद्युत चुंबकीय तरंगों की गुण या विशेषता, पहली, ये तरंगे दोलायमान या त्वरित आवेशों से उत्पन्न होती हैं। दूसरी विशेषता, ये तरंगे निर्वात में भी गमन कर सकती हैं, यानी इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरी विशेषता, ये तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। चौथी विशेषता, ये तरंगे निर्वात में भी इनका वेग 3 ×
10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। पांचवी विशेषता, इन तरंगों में परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण का और ध्रुवण का गुण पाया जाता है। पांच हो गई। छठी विशेषता, ये तरंगें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा अप्रभावित रहती हैं। ठीक है, तो हमारे पास कितनी विशेषताएं हो गई? 6 विशेषताएं हो गई। तो ये है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम और उनकी विशेषताएं। अच्छी तरीके से आप लोगों को सुनना है, याद करना है। चलिए, अब विद्युत चुंबकीय तरंगे कोई एक तो है नहीं, बहुत सारी तरंगों का ये समूह होता है जो हमारे पास विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। अब देखेंगे तो इसे पढ़ेंगे, जितनी भी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं उन्हें पढ़ा जाता है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अंदर। तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, ये क्या होता है? स्पेक्ट्रम। क्वेश्चन कहेगा कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? जितनी भी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं उनको अगर उनकी तरंग दैर्ध्य के आधार पर एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए, चाहे वो बढ़ता हुआ क्रम हो तरंग दैर्ध्य का हो, चाहे वो घटता हुआ क्रम हो उनकी तरंग दैर्ध्य का, उसे कहा जाता है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। ठीक है, परिभाषा बनी, जब विभिन्न विद्युत चुंबकीय तरंगों को उनकी तरंग दैर्ध्य के आधार पर एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाता है तो यह क्रम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहलाता है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, जब विभिन्न विद्युत चुंबकीय तरंगों को उनकी तरंग दैर्ध्य के आधार पर एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाता है, चाहे वो बढ़ता क्रम हो चाहे घटता क्रम हो, तब इस क्रम को क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, परिभाषा बनी, फिर से सुन लीजिए विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की। जब विभिन्न विद्युत चुंबकीय तरंगों को उनकी तरंग दैर्ध्य के आधार पर एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाता है तब इस क्रम को विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहा जाता है। जितनी भी विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं उनके निजी गुणधर्म अलग अलग होते हैं। कैसे होते हैं? अलग अलग। उनकी खुद की अंदर की विशेषताएं अलग हैं, लेकिन अभी कॉमन विशेषताएं जो पड़ी थी वो एक समान, सामान्य गुण एक समान होते हैं, लेकिन उनकी निजी गुण, अपने खुद के गुण वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई भी एक प्रजाति है उनकी सामान्य विशेषता तो एक जैसी रहेगी। जैसे जितने भी आदमी हैं सभी के जितने जो भी गुण होते हैं आदमियों के अंदर वो तो एक जैसे रहेंगे, लेकिन उनके निजी गुण अलग अलग रहेंगे। निजी गुण अलग अलग रहेंगे, किसी में गुस्सा ज़्यादा पाया जाएगा, किसी में गुस्सा बिल्कुल नहीं पाया जाएगा, तो वो उसका निजी गुणधर्म है, जबकि ऊपर जो दिख रहे हैं वो उनके सामान्य गुणधर्म है। ठीक है, तो ये हो गए विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी तरंगें आती है वो देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे गामा किरणें। पहले आती हैं गामा किरणें। कौन सी किरणें? गामा किरणें। इसके बाद आती हैं गामा के बाद एक्स किरणें। एक्स किरणें। इसके बाद आती हैं परावैंगनी किरणें। परावैंगनी किरणें। ठीक है, इसके बाद आती है 3 के बाद 4 दृश्य किरणें या दृश्य प्रकाश। दृश्य किरणें या कहेंगे दृश्य प्रकाश, ये आती हैं। ठीक है, इसके बाद आती हैं अवरक्त किरणें। अवरक्त किरणें। ठीक है, इसके बाद आती है सूक्ष्म तरंगें। सूक्ष्म तरंगें या कहते हैं माइक्रो तरंगें, इंग्लिश में क्या कहते हैं इन्हें? माइक्रो तरंगें। इसके बाद आती हैं 7वीं रेडियो तरंगें। रेडियो तरंगें। तो ये हमारे पास 7 विद्युत चुंबकीय तरंगें। कितनी हैं? 7 विद्युत चुंबकीय तरंगें। इनको इनकी तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम में, यानी सबसे पहले उस किरण को लिखा है जिसकी तरंग दैर्ध्य का मान सबसे कम है। तो ये हमारे पास 7 विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। कितनी? 7 विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं जिनको अपन ने उनकी तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया हुआ है। ठीक है, गामा किरणें, एक्स किरणें, परावैंगनी किरणें, दृश्य किरणें, अवरक्त किरणें, सूक्ष्म तरंगें, रेडियो तरंगें। ये क्रम आपको याद रखना पड़ेगा। याद रखना पड़ेगा। याद रखने का एक तरीका भी होता है, गाए अभिजू। गाए अभिजू इन्फ्रा मारे। गाए अभिजू इन्फ्रा मारे इंग्लिश का क्रम है। गाए, गा से मतलब है गामा किरणों से। किससे? गामा, गामा रेज, गामा किरणों से। ए का मतलब है
ए का मतलब है एक्स किरणों से, एक्स रेडिएशन, एक्स किरणों से, ठीक है। इसके बाद आ का मतलब है यहाँ पर अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट किरणों से। अल्ट्रावायलेट का मतलब है परावैंगनी किरणें। कौन सी किरणें? परावैंगनी किरणें। गा का मतलब है गामा किरणें। ए का मतलब है एक्स किरणें। आ का मतलब है अल्ट्रावायलेट यानी परावैंगनी किरणें। बिजू मतलब विजुअल किरणें। कौन सी? विजुअल, विजुअल मतलब दृश्य, विजुअल मतलब दृश्य किरणें, ठीक है। इंफ्रारेड का मतलब है अवरक्त किरणें। इंफ्रारेड का मतलब क्या है? अवरक्त किरणें। माँ का मतलब है माइक्रो, माँ का मतलब क्या है? माइक्रो तरंगे यानी कि सूक्ष्म तरंगे। रे का मतलब है रेडियो तरंगे, रेडियो तरंगे। तो ये इनका क्रम है, इस तरीके से याद किया जा सकता है। गाय अभिजु इंफ्रा मारे, इंग्लिश का है गाय अभिजु इंफ्रा मारे। गा का मतलब है गामा किरणें। ए का मतलब एक्स किरणें। आ का मतलब है अल्ट्रावायलेट परावैंगनी किरणें। बिजू का मतलब है विजुअल यानी दृश्य किरणें। इंफ्रा का मतलब है इंफ्रारेड अवरक्त किरणें। माँ का मतलब है माइक्रो सूक्ष्म तरंगे। रे का मतलब है रेडियो तरंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। तरंग विद्युत चुंबकीय तरंगों में तरंगों की तरंग दैर्ध्य के आधार पर उनका बढ़ता हुआ क्रम, गाय अभिजु इंफ्रा मारे। चलिए देखिए, तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में विभिन्न विद्युत चुंबकीय तरंगों को उनकी तरंग दैर्ध्य के आधार पर बढ़ते क्रम में रखने वाले। तो गामा किरणों की जो परास होती है, तरंग दैर्ध्य की जो परास है वो होती है 0.001 एंगस्ट्रॉम से 1 एंगस्ट्रॉम तक। और 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर, मैंने बताया हुआ है पहले से भी, ठीक है। ये हो गई गामा किरणें, ठीक है। गामा किरणें हो गई, इनकी परास हो गई। गामा किरणों का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो गामा किरणों का उपयोग किया जाता है कैंसर के इलाज में अवांछित कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए। कैंसर के इलाज में अवांछित कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए। एक्स किरणों की परास 1 एंगस्ट्रॉम से होती है 100 एंगस्ट्रॉम तक। जहां पर इनकी खत्म हो गई वही शुरुआत होगी। एक्स किरणों की परास 1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम तक उपयोग किया जाता है क्रिस्टल का पता लगाने, क्रिस्टल की संरचना का पता लगाने में, टूटी हुई हड्डियों का पता लगाने में। शरीर का एक्सरे कराते हैं, सब बाहर निकल आता है, कितनी हड्डियां सब दिखने लगती हैं, ठीक है। तो ये हो गई। परावैंगनी किरणों की परास होती है 100 एंगस्ट्रॉम से 4000 एंगस्ट्रॉम तक। 100 एंगस्ट्रॉम से 4000 एंगस्ट्रॉम तक उपयोग किया जाता है कीटाणुओं को नष्ट करने में। सूक्ष्म जीव जो कीटाणु होते हैं उन्हें नष्ट करने के लिए, जल को शुद्ध बनाने के लिए परावैंगनी किरणों का उपयोग किया जाता है। दृश्य प्रकाश की परास होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से 7900 एंगस्ट्रॉम तक। 7900 एंगस्ट्रॉम तक उपयोग किया जाता है वस्तुओं को देखने के लिए। दृश्य प्रकाश, दृश्य किरणें। अवरक्त किरणों की परास होती है 7900 एंगस्ट्रॉम से 10⁻7 एंगस्ट्रॉम तक। उपयोग किया जाता है रोगियों की सिकाई करने के लिए और अंधेरे में फोटोग्राफी करने के लिए उपयोग किया जाता है अवरक्त किरणों का। सूक्ष्म तरंगे, माइक्रो तरंगे 10⁻7 एंगस्ट्रॉम से 10⁻10 एंगस्ट्रॉम तक इनकी परास होती है और उपयोग किया जाता है टेलीविजन में, माइक्रोवेव ओवन में और रडार में इनका उपयोग किया जाता है। इसके बाद रेडियो तरंगें 10⁻10 एंगस्ट्रॉम से 10⁻14 एंगस्ट्रॉम तक इनकी परास होती है और उपयोग किया जाता है नौका संचालन में और पुलिस रेडियो प्रसारण में। नौका संचालन में और पुलिस रेडियो प्रसारण में। तो ये हो गया विद्युत चुंबकीय तरंगें और विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। आपका काम है अच्छी तरीके से याद करना, ठीक है। चलिए यहीं पर ख़त्म करते हैं। जय हिंद। बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। चलिए ख़त्म करते हैं। जय हिंद।